नमस्ते रिंकू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप थोड़ा अपना नाम बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। सर नमस्कार, मेरा नाम नृपेंद्र सिंह परिहार है। मैं रिंकू परिहार के नाम से जाना जाता हूँ और मैं फिजिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और डिस्ट्रिक्ट झांसी से मैं रहने वाला हूँ। तो रिंकू सर, आपके बारे में मैंने झांसी बुंदेलखंड में आपका जो फाउंडेशन है फिजिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, उसके बारे में काफ़ी सुना है, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। सर क्या है कि मैं भी सर स्पोर्ट्स से हूँ और काफ़ी स्ट्रगल किया। मैं भी एक खिलाड़ी बनना चाहता था, काफ़ी स्ट्रगल किया बचपन में हमने, मगर सही गाइडेंस ना मिलने के कारण आज हम उस मुकाम पे नहीं पहुँचे जो हमारा सपना था। उसी के तहत हम लोगों ने प्लान किया था कि अब जो आने वाले बच्चे युवा होंगे उनको हम लोग परेशान नहीं होने देंगे, गाइडेंस की कमी नहीं होने देंगे। तो 2019 में हमने फिजिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया और 2019 से हम लोग लगातार स्वदेशी खेल जो हमारे खो खो कबड्डी हैं उनको हम लोग डेवलप करने पर लगे हैं और देखते हैं कि हमारे ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी साधन संसाधन और मार्गदर्शन की है, जो कि हमारा फाउंडेशन लगातार 2019 से अभी तक प्रदान कर रहा है। तो रिंकू सर, आपके ये फाउंडेशन में मतलब आप जो बच्चे आपके यहाँ मतलब आते हैं और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनमें मतलब कितनी उम्र तक के बच्चे होते हैं और उनमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, मतलब क्या कंडीशन होती है, या फिर मतलब हर किसी बच्चे को आप अपने फाउंडेशन में मतलब शिक्षा प्रदान करते हैं? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या है कि वैज्ञानिक थे वाटसन, उन्होंने कहा मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, पुलिस, खिलाड़ी कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि जो इन्वायरमेंट द्वारा भेद लिखे जाते हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली हमने और हमारे पूरे फाउंडेशन ने यही प्लान किया है कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को इसमें लिया जाए और वो खेलते हो ना खेलते हो, बस हम उनका मोटर फिटनेस टेस्ट लेंगे, स्पीड है, स्टेमिना है, एजिलिटी, ये सारे टेस्ट करेंगे और उनको हम लोग ले लेंगे और टोटल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। इसका भी एक कारण ये है कि हमारा जो ग्रामीण स्तर है वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है खेल के प्रति। उनको ये लगता है कि बस हम अपने बच्चों को बस पढ़ाई पे ध्यान फोकस कराएं, पढ़ाई में डॉक्टर बनाएं, मगर उनको ये नहीं पता है कि अब हम इस सरकार ने जो हमारी सरकार वर्तमान में है काफ़ी योजनाएं चला रही हैं, खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है, अन्य खिलाड़ियों को बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को सही समय पर सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो रिंकू सर, मैंने बुंदेलखंड में भी काफ़ी फाउंडेशन देखे हैं और मतलब काफ़ी फाउंडेशन है जो इस तरीके से बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं, वैसे और भी बोलते हैं। तो मतलब आपके फाउंडेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो लोग आपके ही फाउंडेशन में अपने बच्चों को मतलब एडमिशन दिलाएं? देखिए क्या है कि मैं खुद स्पोर्टमैन हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद उस चीज़ को झेला हुआ हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ क्या समस्याएं आती हैं, वो मैंने झेला हुआ है, क्योंकि मैं खुद अकेला स्ट्रगल करता रहा। उसी बेस पे हमने पहले से ही अपना एम उद्देश्य बनाए हुए हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को आगे लाना। आपने पूछा कि क्यों हमसे जुड़े। एक्चुअली हम बीपीएड एमपीएड और हमारी जो पूरी टीम है वो प्रशिक्षित है। बीपीएड एमपीएड सारे स्पोर्टमैन इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनको सारी नॉलेज है कबड्डी की, खो खो की, योगा की, कब किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत अच्छी हमारे इसमें स्पोर्ट में बायोमैकेनिज्म आ गया है। अब बायोमैकेनिज्म बहुत से लोगों को नहीं पता है कि होता क्या है, तो काफ़ी चीज़ें स्पोर्टमैन को चीज़ें पता रहती हैं, उस हिसाब से वो खिलाड़ियों को तैयार करता है। इसलिए और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक राष्ट्र निर्माण के लिए और आने वाले ओलंपिक, हमारे भारत का जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक है, हम लोग उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उनको हम लोग अच्छा रास्ता दे सकें और आने वाले समय के लिए तैयार कर सकें। और रिंकू सर, एक क्वेश्चन और मतलब पूछना चाहूँगा जो कि मेरा नहीं है, मतलब दर्शकों का क्वेश्चन होता है कि अभी तक आपके फाउंडेशन में कितने बच्चे आ चुके हैं और उसमें से कितने बच्चे मतलब आगे तक गए हैं और कौन कौन से खेल उन्होंने खेले हैं और क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने अभी तक प्राप्त किया है? बहुत अच्छा। देखिए, बात अचीवमेंट की है तो 2019 में सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था। यहाँ पे तो माहौल नहीं था। बरुआ सागर एक हमारा कस्बा है, झांसी से लगा हुआ है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट का इतना क्रेज नहीं था। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक मिनी मैराथन नाम से किया था, जिसमें लगभग 800 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उस दिन ही मैं समझ गया था कि कमी सिर्फ मार्गदर्शन की है,
तो वो हम लोगों ने किया और उसमें सभी स्कूलों के लगभग 800 बच्चे प्रतिभाग किए थे। उस दिन से लेके आज तक लगभग हमारे पास, सिर्फ झांसी की बात कर रहा हूँ, 200 बच्चे हमारे पास। करंट में भी हमारे पास 200 बच्चे हैं और जिसमें से लगभग 7-8 बच्चियाँ हमारी स्टेट खेल चुकी हैं कबड्डी में, और खो खो में 7-8 बच्चे सब जूनियर। एक्चुअली हमने आपको पहले ही बताया कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हमारे पास, तो उसमें 7-8 बच्चे हमारे सब जूनियर नेशनल खेल चुके हैं KKFI के द्वारा। और फाउंडेशन को और अचीवमेंट है कि हम लोग काफ़ी इवेंट वगैरह कराते रहते हैं कि खिलाड़ियों को लगातार अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। और हमारे एक DM साहब थे श्री रविंद्र कुमार जी, पहले थे, अब बरेली में पोस्टेड हैं वो। उन्होंने हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस देख के और फाउंडेशन का परफॉर्मेंस देख के 3 करोड़ का स्टेडियम दिया है, जो बरुआ सागर में पहला स्टेडियम बनने जा रहा है। अच्छा रिंकू सर, बहुत बढ़िया। मतलब आप जिस तरीके से बता रहे हैं तो मतलब मुझे भी लग रहा है कि मेरे पास भी अगर ऐसे कोई बच्चे हों तो आपके फाउंडेशन में मैं उनको एडमिशन कराऊं। और रिंकू सर, अभी भारतीय संस्कृति का एक खेल है खो खो, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा उस खो खो खेल के बारे में आप बताइए, मतलब हमारे दर्शकों को, ताकि जो बच्चे उनको अभी क्या है कि ज़्यादा लोगों को खो खो के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा मतलब ऐसी चीज़ें बताइए खो खो के बारे में, ताकि लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं और खो खो की तरफ मतलब आगे बढ़ाएं। जी देखिए, क्या है, हमारा जो उद्देश्य है वो स्वदेशी खेल है। स्वदेशी खेल हमारा खो खो है, कबड्डी है, हमारा योगा है, मल्लखम्ब है, ये सब चीज़ें हमारी स्वदेशी हैं। और हम देखते हैं कि हमारे ओलंपिक में इनका या तो शामिल नहीं है या इनका परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ग्रास रूट पे इनको हम लोग स्टार्ट से, जैसे कि जर्मनी है, अमेरिका है, चीन है, ये अपने बच्चों को ना 5 साल से 15 साल तक के बच्चों पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही प्रयास हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं और यही प्रयास सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सर, हम लोग अगर, जब हम लोगों को लक्ष्य बड़ा है तो हम लोगों को ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टैलेंट का। तो हम लोगों ने जैसे खो खो का 5 साल से 12-15 साल के बीच में जो हमने रखे थे, रिजल्ट सामने है कि 7 से 8 बच्चे नेशनल हमारे खेल चुके हैं। आज आप देखिए, जिनको कुछ नहीं पता था पहले भी कि ये, उन्होंने ग्राउंड नहीं देखा था, खो खो का नाम नहीं सुना था, स्पोर्ट क्या होता है ये नहीं सुना था उन्होंने, मगर जब धीरे धीरे उनको बताया गया, प्रयास किया गया, छोटे छोटे मेडल जीते उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन जीता, मंडल का कॉम्पिटिशन जीता, स्टेट पे जीते, तो उनके अंदर एक जुनून आया, जज्बा आया और पेपर में नाम देखा, अखबारों में नाम देखा, तो उनके अंदर एक जोश और जुनून काबिल तारीफ है। और ये खो खो जो कि आपने बोला कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते, मैंने बताया कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान है। खो खो हमारा भारतीय स्वदेशी खेल है जो कि विलुप्त होता जा रहा था। अभी माननीय हमारे KKFI खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल सर और महासचिव हैं MS त्यागी सर, इनके अथक प्रयास से इन्होंने मिट्टी पे जो गेम होता था वो आजकल मैट पे होने लगा है और वैश्विक पहचान दिलाने में वो लगातार प्रयासरत हैं। अभी रिसेंटली जनवरी में खो खो का वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें 24 देश प्रतिभाग कर रहे हैं, 6 महाद्वीप प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि इतना बड़ा आयोजन, जो हमारा स्वदेशी खेल है जिसको लोग पहचानते नहीं थे, आज वैश्विक रूप धारण कर रहा है। हर TV चैनल, हर YouTube आप देखिएगा, खो खो आपको दिखेगा, बहुत शानदार गेम है। इसमें स्पीड है, स्टेमिना है, कोऑर्डिनेशन है, एजिलिटी है, मतलब एक खिलाड़ी को बनाने में जो कंपोनेंट की जरूरत होती है सब कुछ है। जी रिंकू सर, आपने अभी जो बोला खेल के बारे में, खो खेल के बारे में, वो मैं आपकी बात मानता हूँ। और अगर आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले पीछे चलें तो खो के बारे में कोई नहीं जानता था जी, ठीक है। बट आज की डेट में ये जो खो खो है, ठीक है, इसे पूरे विश्व में खेला जा रहा है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, उसको थोड़ा आप शॉर्ट में बता सकते हैं? ये है क्या कि खो खो हमारा स्वदेशी खेल है, मगर इसमें क्या है, ग्लैमर नहीं था। पहले मिट्टी पे खेलते थे, चोट लगती थी तो पेरेंट्स वैसे ही खेलों में नहीं आने देते। जब चोट लगती थी तो वो कहते कि इससे अच्छा तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपना बच्चा लगता है कि भाई चोटिल से दूर रहे। मगर क्या है कि अब एडवांस हो गया है। KKFI सुधांशु मित्तल सर और MS त्यागी सर ने इतना एडवांस बना दिया है कि अब फोम के गद्दे आने लगे हैं, तो जिसपे ना तो चोट लगती है ना इंजरी होने का डर रहता है। अगर इंजरी भी होती है तो फिजियोथेरेपी है, अब तो हमारे पास अच्छे कोच हैं, NIS कोच हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग BPED करे हैं, प्रशिक्षित लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे ज़्यादा अब जो एडवांस हुआ है कि इसमें हर एक विभाग में नौकरियां हैं। पहले क्या था कि नौकरियां नहीं थी,
लोग जितना ज़्यादा जानते नहीं थे इसके बारे में, मगर अब चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे रेलवे का विभाग हो, चाहे आपका इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो, सब में इसमें खिलाड़ियों को लिया जा रहा है। उनको अगर अच्छे खेल के प्रदर्शन के आधार पर उनको लिया जा रहा है और जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो रिंकू सर, क्या आपके फाउंडेशन से आज अभी तक कोई मतलब किसी को जॉब या फिर? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि मैं अभी बेस मजबूत कर रहा हूँ। 5 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं और जॉब के लिए 18+ होना जरूरी है। तो हाँ, हमारे बच्चे उस मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे, ये हमें भरोसा है। जिस तरीके से अभी हमारा रिसेंटली 2023 जो 24 चल रहा है, 24 में ही हमारे 2 बच्चे यूपी की टीम से प्रतिनिधित्व किया है और वहाँ जाके झारखंड में अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। तो जैसे जैसे उनका ग्रोथ होगा आने वाले टाइम में, माता रानी से कृपा है कि उज्जवल भविष्य उनका। और रिंकू सर, मैंने आपके और भी मतलब पॉडकास्ट देखे हैं और इंटरव्यू भी देखे हैं, और एक टैगलाइन बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि है मिट्टी से मैट तक का सफ़र जी। तो ये मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने बताया आपको कि हमारे जो KKFI के अध्यक्ष जी हैं सुधांशु मित्तल सर और MS त्यागी सर, इन्होंने अथक प्रयास किया है। और जो मैंने बताया कि गांव का खेल है और आज वैश्विक पहचान बन गया है, तो उन्होंने इसमें अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। तो एडवांस हो गया है, पहले मिट्टी से अब मैट पे लगाया। तो वो है कि हम लोगों ने वो सफ़र कैसे तय किया, क्या क्या मजबूरियाँ आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या खिलाड़ियों को हमने एडवांस बनाने के लिए क्या क्या उपकरण खरीदे, और खिलाड़ियों के लिए हमने विभागों में बात की कि लोग खिलाड़ी अगर नहीं आते हैं वो कैसे आएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी सारी मिली है। तो यही वो टैगलाइन है कि मिट्टी से मैट तक का सफ़र। अब कोई खिलाड़ी वंचित नहीं रहेगा, अगर वो मेहनत करेगा तो 100% देश के लिए मेडल लाएगा और अपना कैरियर भी इसमें स्पोर्ट में बना सकता है। और रिंकू सर, मैंने सुना है कि भारत पहले विश्व कप की भारत मेजबानी कर रहा है। जी जी जी। तो मतलब खिलाड़ियों का इसमें क्या फायदा होने वाला है? मैंने बताया कि जिस तरीके से मेहनत हुई है और आज वैश्विक पहचान मिल रही है, और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि पहला वर्ल्ड कप हमारे दिल्ली में होने जा रहा है, जो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 में हो रहा है। इसमें 24 कंट्री और 5-6 महाद्वीप प्रतिभाग कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए नहीं, हमारे संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा गांव का खेल आज वैश्विक पहचान बन रहा है। और आने वाले समय में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं और महासचिव हैं, उनका सपना है कि 2032 या 2036 में इसको ओलंपिक में शामिल किया जाए और एक अपना गोल्ड मेडल तैयार किया जाए। जी रिंकू सर, और चलिए एक क्वेश्चन और आपसे करते हैं। मतलब जैसे कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 5 साल या 6 साल पहले जो खो खो था, ठीक है, और अब जो खो खो है, जो आधुनिक खो खो है, तो उसमें और अब में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल का, टैक्टिक्स का, स्किल का अब बहुत ज़्यादा है। इसमें एजिलिटी, स्पीड, एंडोरेंस, स्टेमिना, सारी चीज़ें। देखिए, पहले की अपेक्षा गेम अच्छा था हमारा, विलुप्त होता जा रहा था क्योंकि उसमें ग्लैमर नहीं था। अब इसमें ग्लैमर डाला है। अभी रिसेंटली अल्टीमेट खो खो हुआ है, जो प्रो कबड्डी होता है उसी की तर्ज पे हमारा अल्टीमेट खो खो हुआ है। उसमें ये समझ लीजिए कि 64 मिलियन लोगों ने, दर्शकों ने देखा, और लगभग 41 मिलियन हमारे इंडिया के थे और बाकी सारे बाहर के थे। तो ये काफ़ी रोचक हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी मिट्टी से मैट पे होने लगा है, तो इंजरी की कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर दिक्कत होती भी है, खिलाड़ियों को गहना चोट होता है, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी है, फिजियो हैं, सारे लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा एडवांस अब हो चुका है। इसमें खिलाड़ियों के लिए कोई ऐसी घातक या समस्या नहीं है कि वो ना खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर, आपने इतना कुछ बताया। और अभी मैंने आपके फाउंडेशन के बारे में एक चीज़ और सुनी है कि अभी आप लोग जो है, आपका जो फाउंडेशन है वो निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य है? बस आप ये आखिरी सवाल का मतलब हमें जवाब दे दीजिए। और लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं और ये चीज़ काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। नहीं, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों को तैयार करना है, फाउंडेशन बनाना है। और निःशुल्क हमने ये रखा है क्योंकि आजकल का जो पेरेंट्स है वो खेल के प्रति इतना अवेयरनेस नहीं है। अब हुआ तो है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है, मगर उतना अभी भी नहीं है कि वो स्कूल में फीस तो जमा कर सकता है, मगर वो एक पर्टिकुलर जो गांव के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये जो बाउंडेशन, पैसे वाली की बाउंडेशन, आर्थिक स्थिति की जो प्रॉब्लम परिवारों में आती है, उसको हम लोग निःशुल्क रखते हैं, जिससे कि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और जो खिलाड़ी हमारे पास रहता है, अच्छे से रुक जाता है, उसके लिए हम लोग डाइट है,
किट है, स्पोर्ट किट है, शूज है, सारी चीज़ें इसमें करते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा हमारी एक कोर कमेटी है पूरी, जिसमें हमारे चेयरमैन श्री हैप्पी चावला जी हैं, हमारे डॉक्टर रोहित पांडे जी हैं, हमारे बरुआ सागर से स्कूल के प्रबंधक एडकल जयराल सर हैं। तो ऐसा सभी का हमारा कॉम्बिनेशन रहता है और सबका सहयोग रहता है। और नमो होम्स के हमारे एक ओनर हैं अमन मदान जी, वो भी हैं जो कि समय समय पे हमारा सपोर्ट करते रहते हैं और बड़े बड़े आयोजन भी हम लोग कराते रहते हैं। तो रिंकू सर, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप अपने ट्रस्ट के लिए अगर सरकार से कोई मांग रखना चाहें, वैसे तो आपके पास सब कुछ हो चुका है अभी, जैसा कि आपने बनाया कि 3 करोड़ का आपका अभी स्टेडियम बन रहा है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो आप चाहते हो सरकार से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप बता सकते हैं? ये जो सवाल है वो आपका सरकार तक शायद पहुंच जाएगा। नहीं, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पहले की अपेक्षा प्रयास हो रहे हैं, सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं, मगर हम लोगों को जो हमारा जो प्लान है ग्रास रूट तैयार करना, वो हमारा कमज़ोर है। जब तक हमारा बेस कमज़ोर रहेगा तब तक हम बड़े मंजिल, बड़ी इमारतें नहीं बना सकते हैं। जो 5 साल से हमारे 12 साल तक के बच्चे हैं, स्कूलों में कैंपेन चलाया जाए, जो बच्चे खो खो का है उसको खो खो में डाला जाए, जो बच्चा हमारा कबड्डी अच्छा करता है उसको कबड्डी में डाला जाए, योगा में है उसको योगा में डाला जाए, जो हमारा मल्लखम्ब में अच्छा कर सकता है उसको मल्लखम्ब में डाला जाए, और उसके लिए उनको सुख और सुविधाएं दी जाए। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलेगा। रिंकू सर, मैंने अभी आपका एक खेल और है, मतलब अभी आपने जो झांसी में खो खो इंडिया करवाया था, तो वो काफी चर्चित में रहा है, तो मतलब उसके पीछे उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे झांसी में इवेंट बहुत कम होते हैं, स्वदेशी, खो खो हो चाहे कबड्डी हो, और वो जो हमने खेलो इंडिया लीग कराई थी महिलाओं की, सीनियर लीग कराई थी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कराया था, जिसमें डॉक्टर सूरजपाल कसाना हमारे वहाँ के स्पोर्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें सहयोग किया था, और हमारे इसके चेयरमैन इस आयोजन कमेटी के हैप्पी चावला जी थे। तो इस आयोजन को कराने का उद्देश्य था कि हमारे बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। दूसरी बात यह थी कि हमारे बुंदेलखंड में महिलाएं, बालिकाएं इतना स्पोर्ट में आगे नहीं आती हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो एक हमारा उद्देश्य ये था कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, वो मोटिवेट हों, लड़कियों को देखें। इसमें हमारे 12 स्टेट आए थे और 12 स्टेट पूरा 3 दिन का गेम था, उन्होंने देखा, इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो आज ये समय है कि हर स्कूल में उस इवेंट से ये फ़ायदा हुआ है कि हर स्कूल में खो खो डेवलप हो चुका है, खो खो खेल रहे हैं, हर स्कूल की टीम बन रही है। अब छोटे छोटे इवेंट हम लोग कराते रहते हैं जिसमें बच्चों को हम लोग प्रोत्साहन करते रहते हैं। तो ये बेनिफिट इस KKFI के आयोजन से हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे रविकांत मिश्रा जी का है, जिन्होंने एक हम लिए श्री महासचिव जो हमारे त्यागी जी हैं, उनसे बात की और एक आयोजन बुंदेलखंड में रखवाया, और सफल आयोजन उनकी कृपा से हुआ। जो खो खो हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसमें श्री MS त्यागी सर जो कि KKFI के महासचिव हैं, और अभी रिसेंटली 2023 में सुश्री नसरीन मैम को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो वो भी यहाँ की बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी कि वो आई, देखा, और आज अर्जुन अवार्ड जैसा उनको अवार्ड मिला है। तो काफ़ी हमारी लड़कियों ने सराहा, तो काफ़ी मोटिवेट हुए उनसे, और उनके जैसा अब वो बनना चाहती हैं। और इस आयोजन में हमारे त्यागी जी का भी बहुत आशीर्वाद रहा, हमारे श्री रविकांत जी का भी बहुत आशीर्वाद रहा, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसी तरह से अपना फाउंडेशन पे आशीर्वाद बनाए रहें और लगातार ऐसे आयोजन हमको देते रहें। ठीक है रिंकू सर, आप थोड़ा उनके बारे में और बता दीजिए, मतलब जो अपनी बच्चियों को खेल के मैदान में नहीं उतारना चाहते हैं और उनकी मतलब अंदर जो होते हैं ना, मतलब कुछ और ही सोच होती है, तो उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में और थोड़ा और। देखिए, मैं तो एक छोटी सी लाइन कहूँगा पेरेंट्स के लिए कि भाई कोई किसी के लिए नहीं आता है, आप अपना फोकस करिए, अपने बच्चों पे भरोसा करिए, और उनको जो आपके जो सिखाने वाले आप उन पे भरोसा करिए। बाकी समाज में अन्य प्रकार की बातें हैं, अन्य प्रकार के लोग बोलेंगे, अगर हम अन्य लोगों की बातों में सुनेंगे तो आज देखिए आपके सामने उदाहरण है तो श्री नसरीन जी, अगर ऐसे उनके माता पिता अगर सपोर्ट नहीं करते तो आज उनको अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता, और आज वो इनकम टैक्स में जॉब कर रही हैं। तो उनसे सीखना चाहिए हमारे ग्राम स्तर के पेरेंट्स को कि जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, जो हमारी मैम हैं उनको उनके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको बताई कि काफ़ी स्ट्रगल रहा है, मगर हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि हमें अपने देश के लिए कुछ करना था। और ऐसे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुछ लोग
अलग टाइप का बोलते हैं, उनको जवाब देना था, वो उन्होंने जवाब बखूबी दिया है। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों पर भरोसा रखता हूँ। बच्चियाँ जो कर सकती हैं उतना लड़के भी नहीं कर सकते। ठीक है रिंकू सर, धन्यवाद आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपने बारे में इतना कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।